बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केटें और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। वफाकी और सिंध हुकूमत ने बजट तो पेश किया, आवाम और छोटे बड़े ताजिरों ने इसे मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इस बजट के अंदर आवाम को और ताजिरों को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। उमूमन ये कहा जा रहा है कि ये बजट बिजनेसमैनों, सनअतकारों और फिर कहा जाता है कि बड़े आदमियों के लिए ये बजट पेश किया गया, क्योंकि ये उनके फ़वाइद थे और उन्हीं के लिए ये बजट बनाया गया। गरीब आवाम तो हमेशा से पिसती हुई आई है और पिसती रहेगी, क्योंकि महंगाई का एक तूफ़ान सर पे चढ़ा हुआ है। किसी भी चीज़ में देख लो, चाहे दाल हो, चीनी हो, आटा हो, घी हो, तकरीबन सारी चीज़ें महंगी हैं। और वफाकी और सिंध हुकूमत कहती है कि हमने आवाम को रिलीफ फराहम किया है। आज हमारे प्रोग्राम के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है एक बड़ी अहम शख्सियत है जिनका ताल्लुक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी है और सीनियर वाइस चेयरमैन ताजिर ट्रेडर अलायंस के जनाब मुजाहिदुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान जो मौजूद हैं वो मोहम्मद अनस ज़फ़र सुलीजा, जो कि कोऑर्डिनेटर आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन से उनका ताल्लुक़ है। और ये भी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी, क्योंकि मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं और आज इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और यकीन तौर पर ये वो बिजनेसमैन हैं जिनको तकरीबन 18 माह हो गए और 18 माह के अंदर जिस तरीके से इन्हें नुकसान हुआ है, उस नुकसान का अदाला कौन देगा? क्योंकि वफाकी और सिंध हुकूमत तो सिर्फ इन्हें जोली बात देती है कि हम आपको रिलीफ फराहम करेंगे, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुजाहिदुद्दीन साहब से। मुजाहिद साहब, ये बताइएगा कि बजट से ताजिरों को या आवाम को क्या फ़ायदा हो, कोई मज़ीद फ़ायदा होने के इम्कान हैं इसमें? अंसारी साहब, वो था कि अभी उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता है। 383 अरब रुपए का बजट ये बना और जिस सर्कमस्टेंसेस में बना, जिसमें आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि कोरोना भी है और आफत ज़्यादा माहौल भी था, लेकिन इसके अंदर ये कहा जाए कि ये गरीब परवर बजट है तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि पहले ही तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। हमारा मुल्क ज़राअत के ऊपर है, लेकिन जहाँ पर देखा जाए आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो और एक आम आदमी की दस्तरस से ये चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं। आदमी कमाता तो 30,000 रुपये, पहले 10,000 का राशन डालता था, अब वो 20,000 का भी राशन डालता है तो उतना नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। अजीब सा बजट बना जिसके अंदर जो स्टॉक के लोग थे उनको रिलीफ मिल गया, ठीक है। फिर आ जाएं प्रॉपर्टी वाले, उनको रिलीफ मिल गया, जो प्रॉपर्टी डेवलपर थे। और कहना चाहिए कि जो एक आम आदमी का था, जो नौकरी पेशा आदमी था, उसके मेडिकल अलाउंसेस के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। एक गरीब की साइकिल पे टैक्स लगा दिया। 800 सीसी गाड़ी को आपने टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया। ये गरीब परवर बजट कैसे हो सकता है? एक लम्हे के लिए अगर आप सोचा जाए कि आदमियों को ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें चाहिए, पीने का पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उसको 800 गाड़ी या 1000 सीसी गाड़ी नहीं चाहिए। मुजाहिद साहब, आपने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान की बात करें तो ये तो पीपल्स पार्टी का एक नारा था कि हम रोटी कपड़ा और मकान आवाम को देंगे, और यही एक नारा हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसने दिया कि हम तब्दीली का नारा लगा रहे हैं और आवाम को एक तब्दीली ला के देंगे। तो क्या ये तब्दीली महंगाई की थी? बहुत अच्छी बात की अंसारी साहब आपने कि जब इलेक्शन होते हैं तो गरीबों से वादे किए जाते हैं और अमीरों से सौदे किए जाते हैं। और यहाँ इंतहाई अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि 3 सालों से जो है वादे वफा नहीं हो रहा है। बेचारा जो जितनी तनख्वाह जो आदमी पाता था और उस हिसाब से जिस तरह डाउन साइजिंग हो रही है और जिस तरीके से आप खुद ये समझें कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ख़ास तौर से हमारे सूबे सिंध के अंदर अगर देखा जाए, देखिए हर मकातब फ़िक्र का आदमी परेशान है, चाहे वो छोटा ताजिर है, चाहे वो बड़ा ताजिर है। मॉल्स बंद हो रहे हैं। अच्छा, लोग जो है ना अपने आदमियों को कम कर रहे हैं। अगर आप देखें ना, अगर किसी के पास 10 आदमी काम करते हो, कहता मैं 3 आदमियों से क्यों नहीं काम निकालूं? अब वो जो 7 आदमी बेरोजगार होंगे वो कहाँ जाएंगे? अब इस तरीके से जो डाउन साइजिंग होगी, ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ रहा है। आप दस्तरखान लगा दें, हर आदमी तो दस्तरखान पे मांगने के लिए नहीं जाएगा खाना, आप क्या समझते हैं?
एक एक सोचने की बात है कि आप लोगों को रोटी रोजगार देने के बजाय रोटी कपड़ा और मकान ही आप लोगों ने सब उनसे छीन लिया, पीने का पानी तो दे नहीं पा रहे हैं। यानी हमारे मुल्क को 73-74 साल बने हुए हो गए, एक गिलास पीने का पानी हम लोगों को नहीं दे सकें, और वादे हमारे वफा हो रहे हैं लोगों से, और समझ में नहीं आ रही है ये लोग किस जगह पे रहते हैं। अभी आपने खुद देखा होगा, मैं कहता हूं मुंह खाता है आंख शर्माती है, पूरी दुनिया ने देखा जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर हुआ। यानी वहां पर तालीम का तो फुकदान नजर आया या तरबियत का फुकदान नजर आया, क्या कुछ हुआ वहां पर? तो पढ़े लिखों की असेंबली थी भाई। देखें, मैं यही तो कह रहा हूं, वहां किस चीज क्या पता चला? यानी वो लोग जब इस तरह से दस्तो गिरबा होते हैं तो वो आम आदमी के लिए कैसे सोच लाएंगे? कौन सा ऐसा आदमी है जो कराची की बस्तियों से वाकिफ है और वहां जाके देखता है कि किस आदमी को क्या किस चीज की परेशानी है? कराची के ऊपर जब आते हैं तो हेलीकॉप्टर से गुजर जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कितनी दफा कराची आए वो, मुझे अफसोस है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कराची आए, क्योंकि हमें भी लगे कि भाई हमारा भी कोई प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी बात, अगर आप देखें हमारे अलवी साहब हैं, अलवी साहब को आप देखें वो कितनी हमारे पाकिस्तान के सदन है, उनका शहर है ये कराची, क्या किया कराची में? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अच्छा मुजाहिद साहब, हम चलते हैं अनस की तरफ। अनस, ये बताइएगा कि तकरीबन 18 माह हो गए, इस 18 माह के दौरान रेस्टोरेंट जो एसोसिएशन है आपकी, आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है, उसको कितना नुकसान हुआ है कराची के अंदर रेस्टोरेंट को, और बार बार जो टाइम दिया जा रहा है तो उसकी आपको कितनी मुश्किलात है? बहुत शुक्रिया, आपने इस बुरे वक्त में, मैं कहूँगा, आपने हमारी आवाज़ बनने की कोशिश करी, और आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपनी आवाज़ उन इदारों को और बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से कहता हूँ कि खुदारा अब कराची वालों के ऊपर रहम कर दें, अब कराची वालों का सोच लें। जैसे मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त ने फरमाया कि सदर पाकिस्तान का ताल्लुक़ इस कराची से, आज तक मुझे बताइए कि ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन को एक दफ़ा आरिफ अलवी साहब ने जब कराची आए तो क्या गवर्नर हाउस तलब किया? क्या उन्होंने ये पूछा कि भाई आपके मसाइल क्या हैं? सर, हमें करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है। हमारे अपने कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में हमारे साथ होते हैं, आज वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपने घरों को तो बेच के रेंट पर आ गए, क्योंकि जो इस वक्त रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो मोर देन 95% जो है वो किराए की जगह के ऊपर बनी हुई है। शुरू में जिस वक्त ये लॉकडाउन लगा तो उस वक्त कुछ मालिक मकानों ने जो है उसमें थोड़ा सा कॉपरेट किया, लेकिन वो कहते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा तो ब्रेड एंड बटर ही यही है, हम कैसे काम करेंगे। तो उसकी वजह से हमारे लोग बहुत शदीद इस वक्त मुश्किलात में आ चुके हैं, और मैं अपील करता हूँ इमरान खान साहब से, जैसे वो फरमाते हैं कि जी मैं तब्दीली का उन्होंने एक नारा दिया था, माजरत के साथ हमें हमारा पुराना पाकिस्तानी दे दो भाई, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था पुराना पाकिस्तान। कम से कम यहाँ पे रोज़गार था, लोग खुश थे, कुछ काम कर रहे थे। ये सिंध हुकूमत जो मुराद अली शाह साहब की है, हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और मेरे ख़्याल में अभी जो थोड़ा बहुत NCOC ने जो रिलीफ दिया है, लेकिन हमें ज़्यादा रिलीफ अपनी सिंध हुकूमत की तरफ से मिला है। मुसलसल नासिर हुसैन शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब को हम लोग रात गए तंग करते रहते हैं, और उनसे अब वो भी अब हमारी तकलीफ़ से जो है ना वो बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी तकलीफ़, अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। किस चीज़ का सिंध हुकूमत ने आपको रिलीफ दिया है? सर सिंध हुकूमत ने हमें जो है, देखें, जो लोकल टैक्सेस वाले मामलात हैं उसमें नासिर हुसैन शाह साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, और हमारी जो एसोसिएशन है उससे उन्होंने बात करी है, उनके मसाइल सुने, और ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आगे भी रिलीफ देने जा रहा हूँ। लेकिन के इलेक्ट्रिक उनके पास नहीं है, सुई गैस उनके पास नहीं है, ये सब फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो इसमें तो मैं आपके ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट से कहूँगा कि थोड़ा बहुत रहम कर लें, अगले 2 साल बाद फिर इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये ना हो कि लोग आपको मुस्तरद कर चुके हैं तो आपकी शक्ल भी देखना जो है वो ना समझें कि अब आपको कहीं भी लाया जा सके। अच्छा मुजाहिद साहब, ये बताइए कि 18 माह के दौरान
कितनी बेरोज़गारी हुई होगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, कई लोगों ने कर्जे लिए और छोटे बड़े जो ताजिर थे वो तो मुश्किलात का शिकार हो चुके थे। तो ये तकरीबन 18 माह के दौरान कुछ तो बेरोज़गारी सामने आई होगी या नहीं? देखें, हम अंसारी साहब, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्नैचिंग हो रही है, किस तरीके से डकैतियाँ हो रही हैं। एक छोटे से मोबाइल फ़ोन के पीछे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये क्या है? अच्छा ठीक है, जिस तरीके से पेंडेमिक आया और पूरी दुनिया में आया, सब ने देखा। यहाँ एक इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारा ना तो क्लास वर्क हुआ था हमारी गवर्नमेंट का, ना इन्होंने अपना कोई होमवर्क किया था, और ना आज तक कोई पेपर वर्क है कि 4th वेव अगर आएगी तो क्या होगा उसका। देखें, एक बात है, पिछले साल जो हुआ इस साल उससे बुरा हुआ। ठीक है, बारिश भी आने को है, नाला भी साफ नहीं हुआ है। अब आप चमचा लेके खड़े हो जाएं वाली मशीन में खींचने के लिए कि भाई अब बारिश होगी, ये सब नहीं। देखें, अगर आप चाइना से को साथ ले रहे हैं उसकी कॉपी करें, वहाँ जो कुछ हो रहा है उस हिसाब से चलें। आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी खुली रहीं। और अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक आपने बात की तो देखें, हर आदमी ने डाउन साइजिंग की, फैक्ट्रीज बंद हुई, क्योंकि जब रिटेल मार्केट बंद होगी, ये पूरा एक साइकिल है, हर आदमी की समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, सियासी वाबस्तगियों के तहत लोग आके वजारतों में बैठ जाते हैं, उन्होंने कभी दाल छोले नहीं बेचे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन वो वजीर तिजारत बने होते हैं, उन्हें अलीफ बे नहीं मालूम होती है। और दुनिया जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ सबसे पहले बिजनेसमैन को बैठाला जाता है और उससे पूछा जाता है आप बताएं भाई करना क्या है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो चंद दौलतमंद लोगों ने, जिन्होंने सरमाया लगाया होता है वोट के लिए, उन्हें उठा के पूछते हैं हाँ भाई बताओ कैसे बना लें। तो अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है और अभी जो फैला नहीं है, अभी तो फैलेगा, अभी तो इसके असरात नजर आएंगे आपको। अभी तो ये पोजीशन है कि लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं और एक वक्त खाना नहीं खा रहे हैं। मैंने उन लोगों को हाथ फैलाते हुए देखा, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि जिन लोगों ने ज़िंदगी के अंदर सिर्फ दिया है, उन्होंने अपने जायदादें बेची, उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ियाँ बेची, और यहाँ तक के ताजरों को लोग, हमारी गवर्नमेंट और हमारे अदारे ये समझते चोर हैं। ताजिर चोर नहीं है। देखिए, जिस तरीके से आप टैक्स ले रहे हैं इस वक्त, लेबर टैक्स, सेसी, EOB, हर किस्म के टैक्सेस की भरमार है, हर आदमी आ रहा है। ऐसा नहीं है किसी ने छुट्टी पे चला गया है कोई आदमी, नोटिस आ रहे हैं। अगर नोटिस आप पे नहीं जाएंगे तो आपको कोर्ट जाना है। मुझे तब ये बात तो आप कर रहे हैं कि आपका ताल्लुक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक कमेटी से भी है, तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो छोटे ताजिरों के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? जो कोरोना के अंदर कितना नुकसान हुआ है, जब बजट आया, इस बजट के अंदर किसको फ़ायदा हुआ है? छोटे ताजिरों को या सनअतकारों या बिजनेसमैनों को हुआ है? ये बजट किसके लिए बना है? देखें, जहाँ तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ताल्लुक़ है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हर जगह हर प्लेटफार्म पे हर आदमी के लिए आवाज़ उठाई। ये और बात है कि आवाज़ सुनी नहीं गई। रमज़ानों में कहते हैं कि उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफ़क़ में डूब गया और रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की। यहाँ नहीं कि मजीद मेमन हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के और स्मॉल ट्रेडर्स के तायात चेयरमैन हैं, उनके हाथ में ये आता था ताजरों का, ये रिटेलर्स का सारा। तो उन्होंने आखिरी उनसे ये कहा गया 12वें रोज़े से हम आपका ये 2 छुट्टियां ख़त्म कर देंगे और टाइम को बढ़ा के 12 बजे तक कर देंगे। अब ये कन्वर्सेशन मुसलसल चलती रही, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा था, जो NCOC ने बताया हुआ था, क्योंकि हमें फेडरल का जब NCOC का अदारा बना हुआ है तो उसको फॉलो करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास इख्तियारात हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने सिंध के लिए फैसले ले सकते थे, और इन्हें लेने चाहिए थे सिंध हुकूमत को। लेकिन यहाँ पर नासिर हुसैन शाह ने भी कुछ नहीं किया और हमारे वजीर आला ने भी कुछ नहीं किया। मुझे और यहाँ तक के टेलीफोन भी नहीं उठाया। मुझे अफसोस इस बात का है। मेरे भाई हमायत कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कसूंगा इसलिए कि अगर 4 दिन और बाजार खुल जाता तो ताजरों के जो पिछले बकाए थे, जो देखें हर चीज़ ऐसी नहीं है जो खाना और पीना है, कुछ थे जूते वाले, कुछ थे कपड़े वाले, कुछ बच्चों की वाले थे, कुछ कॉस्मेटिक्स वाले थे, बहुत सारे ऐसे आइटम थे जो रखे रखे खाकस्तर हो गए। मुझे साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। चलते हैं, हम एक छोटी तरह वो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
ब्रेक में जाने से पहले हमारी मुजाहिद साहब से बातचीत चल रही थी और ये बता रहे थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी कुछ बातें बताई इन्होंने नासिर हुसैन शाह के बारे में कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जबकि अनस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये कह रहे थे कि उन्होंने नासिर हुसैन शाह ने बड़ी तारीफ़ की है इन्होंने कि नासिर हुसैन ने बड़ा काम किया। तो इसके अलावा तो मुर्तज़ा वहाब के भी इन्होंने जिक्र किया। जबकि अनस से बात फिर हम पूछते हैं कि अनस ये जो कोरोना वायरस की लहर आई और आपको बार बार टाइम नहीं दी गई, तो इस टाइम के हवाले से आपके कारोबार कितना फ़र्क पड़ा है? हमें टाइमिंग का इशू जो है वो तो जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है 2020 जो 26 मार्च से ये स्टार्ट हुआ, तो शुरू में तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और वो कोऑपरेट इस तरह किया कि जी उन्होंने हमारी डाइन इन और डाइन आउट बंद कर दिया, लेकिन हमें हमारा डिलीवरी और टेक अवे सिस्टम चलने दिया। उससे ये था हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन जो है वो मिलती गई, लेकिन फिर NCOC का फ़ैसला हुआ, उसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन पर हम चले गए। मुकम्मल लॉकडाउन में जाने के बाद हम मुसलसल सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए NCOC से राब्ते में थे और वो यही कहते थे उस वक्त नासिर शाह साहब कि जी ये फ़ैसला फ़ेडरल ने किया है और हम तो आपकी आवाज़ बन रहे हैं, हम तो आपके लिए वहाँ पे मुतालबा रेस कर रहे हैं कि भाई ये हमारे लोगों को रिलीफ दिया जाए। देखें आहिस्ता आहिस्ता जब ये मामलात पिछले साल बेहतरी की तरफ आए तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को तो इन्होंने नहीं खुलने दिया। रेस्टोरेंट और शादी हॉल जो इंडस्ट्री है, शादी हॉल पे सवाल जी हाँ, शादी हॉल इंडस्ट्री है, उसको सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर किया है। और यही इंडस्ट्री हमारे साथ जो है 45 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो साथ चल रही हैं और आप देखें वो कितना इस वक्त सफ़र कर रही हैं और लोग हद से ज़्यादा सर इस वक्त परेशानी के हाल में जा चुके हैं। लोग अपने जो पिछले जो लॉकडाउन की वजह से जो लोगों के ऊपर एक ये हमारी जो आपको पता है रोल ओवर इंडस्ट्री है, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ देते हैं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई। आप अब जो जिस रेस्टोरेंट पे 30 लोग थे काम करने वाले, वो वहाँ पर 20 को फारिग कर दिया, 10 लोगों से वो अपना काम मतलब चला रहे हैं कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ, हद से ज़्यादा इजाफा हो गया है बेरोज़गारी में। लोगों का अपना सर्वाइवल इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है कि वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, ये लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा। और मैं ये समझता हूँ इस वक्त NCOC को और फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और आपस में बैठ के ये देखना चाहिए कि इस वक्त कराची का मसला कैसे हल होगा। अचानक ये बताओ कि कोरोना के दौरान दुकानें सील की गई, छापे मारे गए, चालान काटे गए, तो क्या इससे आपकी जो इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट उसको कोई फर्क पड़ा? कितने छापे पड़े? सर सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने इन छापों से सफ़र किया है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनी हुई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट उनके साथ कमिश्नर साहिबान के साथ जो है वो राब्ते में थी, रोज़ाना हर डिस्ट्रिक्ट में कोई 8-10 रेस्टोरेंट जो है वो सील हो रहे थे और अब उनको SOPs के तहत उनको सील किया जाता था और काफ़ी मिकदार में छापे पड़े हैं। उसका कुछ जुर्माना भी हुआ होगा? जी सर, डिफरेंट जो है फाइन्स लोगों ने पे किए हैं उसके। अच्छा, तो मतलब ये जो जुर्माने पे किए गए तो इससे कुछ चालान दिए गए थे या? जी वो तो नहीं, वो तो उसका बाकायदा चालान एक तरीक़ेकार होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का है आपको उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाना होता है और वहाँ से वो उसकी बैंक स्लिप बनती है, पेमेंट जमा होती है, फिर आपको वहाँ से रिलीज़ ऑर्डर मिलता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपका अगर रेस्टोरेंट भी कभी छापा पड़ा हो? जी या नहीं पड़ा, और आप जो रेस्टोरेंट के साथ आपके दोस्तों पड़ा, तो बहुत सी शिकायत है कि जो रेस्टोरेंट पे चालान किए गए तो उन्हें उनकी रसीदें नहीं दी गई, तो क्या इसमें कुछ बात सच है? सर वहाँ पे ऑन स्पॉट कोई एक आध अगर कोई कंप्लेन आई हो तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो है वो बिल्कुल जब सील होते थे तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में ही जाके वो उनको रिलीफ मिलता था। अच्छा, ये बताओ कि से इस बजट से, वफाकी और सिंध हुकूमत के इस बजट से आपकी इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा पहुँचा है? सर 0.01% भी नहीं फ़ायदा हुआ है। वजह क्यों? सर ये आवाम दोस्त बजट ही नहीं है, ये तो वन साइडेड बजट है। और सिंध गवर्नमेंट से हमने फिर एक दफ़ा अपील की है कि जी थोड़ा सा जो है वो हल्का हाथ रखा जाए, अपने डिपार्टमेंट्स को कहा जाए कि हमें जीने दें। इस वक्त हमें हमारी जो रेस्टोरेंट, उनका डिपार्टमेंट यानी आप फूड इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं? जी मैं फूड इंडस्ट्री पे जैसे अपना EOBI है,
सैसी है और ये इस तरह के जितने इदारे हैं, तो हमने सईद गनी साहब से भी इस सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने इस पे यकीन दहानी कराई है और सबसे पहले SRB के ऊपर हमने उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम आपको इसमें कुछ रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कि कोशिश करते हैं, मतलब वही एक लॉलीपॉप वाली बात होती है। मैं समझता हूँ कि अगर वो थोड़ी सी अपनी एफर्ट दिखाएंगे तो हमें रिलीफ मिल सकता है। मिल सकता है। अच्छा मुजाहिद साहब, जैसे उन्होंने कहा कि इनकी इंडस्ट्री से काफ़ी मतलब चालान काटे गए और सईद गनी साहब ने भी वादा किया, तीन हुकूमत ने वादा किया, तो सर सिर्फ हमारी इंडस्ट्री पे नहीं है ये। मैं तो एक जो रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, रेस्टोरेंट के अलावा भी और दीगर भी इंडस्ट्री। देखिए, मैं तारिक रोड ट्रेड अलायंस का सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ, ठीक है। उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हमारे पास बेपनाह शिकायतें थीं, यानी गुल प्लाजा को सील कर दिया गया, सही है। अब हमारे जो चैम्बर के अब्दुल मजीद मेमन साहब हैं, वो तो पहले कोरोना में इनको सील किया था। नहीं, अभी की बात, हाँ। अच्छा। उसको सील किया गया और 5 लाख रुपए का उसका जुर्माना किया गया। आप सुनिएगा मेरी बात, और वो ऑन द रिकॉर्ड बात है कि वो पैसे लिए गए हैं, लेकिन उसका कोई रसीद नहीं है। फी दुकान ने पैसा दिया और वो अंडर टेबल काम हुआ। दूसरी बात, वहां पर हर दुकान को खुलवाने के लिए कभी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सील हो रही, कभी मेरी तारिक रोड पे दुकान सील हो रही, कभी हैदरी पे दुकान सील हो रही है। यानी वहां पर एक ऐसा रोटी रोजगार सबका लग गया था कि ऐसा लग रहा था कि लोग भंगड़ा डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार वो हम गलियों में मोटरसाइकिल वालों को रोक के पैसे कमाया करते थे रात में, ये तो हमें बहुत अच्छी दिहाड़ी लग गई है, हम तो दुबई में आ गए भाई। तो वहां पर ऐसा हो रहा था, सब मिलके खा रहे थे। आपने इश्तियाक मंगी का नाम सुना, उसकी वीडियो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखी टीवी पे। वो क्या कह रहे थे, 5 लाख रुपए मुझे दे दो, जो चाहिए क्या काम कर लो। और तरीका उन्होंने बताया किस तरीके से किया जाता है। उन्होंने क्या बताया, पाकिस्तान में ये वाकई तो सेंट्रल में हुआ है, सेंट्रल में हुआ है, नाजिमाबाद के थे वो हैं अपने। और देखे तरीका कार भी यही है, ले दे के जो काम होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। हम लोग जो है ना, हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए। 4th वेव भी आ रही है, और जिन लोगों ने पैसे दिए उनकी दुकानें शटर ऊंचा करके मोबाइल खड़ी रही और कारोबार होता रहा। आपको मैं बता रहा हूं ये, यानी पुलिस वालों ने अपनी प्रोटेक्शन में जैसे वाइन शॉप पे खड़े रहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से खड़े रहे, क्योंकि पुलिस का काम है मदद आपकी, वो मदद करने में लगे थे भाई। बगैर पैसे के तो कोई काम नहीं होता ना। आप कहीं भी चले जाएं, अब वहां हुआ, हमने भी देखा, हमारे दोस्तों ने दुकानें खोली, शटर ऊंचा कर दिया करते थे, घर को अंदर ले गए, बंद कर दिया, जनाब गेम होता रहा। लेकिन ये इससे एक गलत मैसेज गया पुलिस तक कि अब उन्होंने बिला वजह भी वहां पर आगे परेशान करना शुरू कर दिया है। जैसे टाइमिंग में 10 मिनट। अभी एक नया सदरुद्दीन सुमरो साहब का नोटिस आया, जो है डायरेक्टर लेबर सदरुद्दीन सुमरो साहब ने लेटर इशू कर दिया अभी 3-4 दिन पहले कि जनाब जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराई है, हम उस दुकान को आके हमारे आदमी चेक करेंगे। अब उनके आदमी कितने काबिल है ये भी आप जानते हैं भाई। वो आएंगे और क्या होगा, अगर आपने वैक्सीन करवाई है वो कहेगा मैं मानता ही नहीं हूं, इन 3 आदमियों की तो वैक्सीन नहीं है। तो भाई आपको जब वो चालान काटेगा या नोटिस देगा तो आपको लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको अपना वकील हायर करना पड़ेगा। आप वकील हायर करके वकील और जज खेलते रहेंगे। आप कहेंगे यार कुछ दे दिला के जान छोड़ो अपनी भी और इसकी भी, तो वही फॉर्मूला वहां लग गया। अब वैक्सीन कर नहीं है, अब ये सब जगह बंद है, हमारे वहां भी नहीं है, एक्सपो सेंटर में भी और करीबी हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीन नहीं है, सिंध में वैक्सीन नहीं लग रही है। अब मगर सदरुद्दीन भाई जो हैं वो तो आएंगे भाई, वो तो आके सब जगह चेक करेंगे। अब उनको कैसे बताया जाए कि इस चीज को टाइम से मशरूत ना करें आप, क्योंकि टाइम इसके अंदर 4 महीने का दें। आप कौन होते हैं किसी को बिला वजह वैक्सीन लगवाने वाले? अगर कोई वैक्सीन लगने से खुदा ना करे कोई और उसको बीमारी हो और कुछ और हो गया तो आप क्या करेंगे? अच्छा अनस, ये बताओ कि आपको जो टाइम दिया गया है रात 12 बजे तक की, तो क्या इस टाइम से आप मुतमईन हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी इस टाइम से मुतमईन नहीं है। हमने मुतालबा रखा था सूबाई हुकूमत के सामने और हमसे वादा भी किया गया था 7 जून को कि इंशाअल्लाह ताला 21 जून से आपको डिलीवरी 24/7 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन आज तक हमें इसका रिलीफ नहीं मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कमिश्नर साहब ने वादा किया था कि जी मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 21 जून से हम आपको
शादी हॉल खोलने जा रहे हैं विद SOPs, और आपकी डाइन आउट के साथ साथ 24/7 आपके डिलीवरी कर देंगे। लेकिन अभी तक हमें इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। और दूसरी बात जो वैक्सीनेशन की है, उसमें जो जिस तरह मेरे दोस्त ने फरमाया कि बिल्कुल जी ये जो इन्होंने एक डेट दे दी है जी 30 जून तक आप उसको वैक्सीनेटेड कर दें, तो आपको पता है यहाँ जो लेबर की साइकी है उसको समझाना एक बहुत मुश्किल है। और जो हमारे पास और दीगर जो लोग आए हुए हैं इधर काम करने, क्योंकि कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ से दूसरी जगहों से लोग आए हुए हैं, उनके पास CNIC नहीं है। अब वो अगर हम उनको एक्सपो सेंटर भेज रहे हैं तो वहाँ पे इतना ट्रेंड नादरा का स्टाफ तो नहीं है, वो बोलता है भाई ID कार्ड लेकर आओ। अब अगर वो वापस आ रहा है काम करने, और 30 जून को जैसे कहा गया है 30 जून के बाद जो जिस जगह पे जो जगहें वैक्सीनेटेड नहीं होंगी, जो स्टाफ वैक्सीनेटेड नहीं होगा, वो रेस्टोरेंट या वो शॉप या वो आर्केड सील कर दिया जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ फराम करे, इसको कम से कम 60 डेज़ पर ले जाएं और लोगों के साथ ताउन करें। अब जैसे जो आपको पता है यहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर है वो अंडर 18 है, उसको तो ID कार्ड का कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए ये गवर्नमेंट को कोई एक वाज़े पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे अभी पिछले दिनों एक शिकायत मौसूल हुई कि जी आप एक्सपो सेंटर चले जाएं, वहाँ 2000 रुपये दें, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसका CM साहब ने ख़ुद नोटिस भी लिया है आपके न्यूज़ चैनल पे और दीगर भी चैनल्स पे हमने ये देखा। तो मेरे ख्याल में ये जो नीचे का जितना स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इसको थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि इससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अनंत, जैसे कि मैंने कहा था टाइमिंग के हवाले से, तो आप क्या टाइम चाह रहे हैं हुकूमत से अपने रेस्टोरेंट के लिए? एक होता है ना टाइम, आपको 12 बजे तक टाइम दिया, जी तो जी 12 बजे के सर हम चाह रहे हैं डिलीवरी जो है, डिलीवरी और टेक अवे 24/7 कर दें। डाइन आउट के साथ साथ हमारे डाइन इन को विद SOPs खोलने की हमें इजाज़त दी जाए। देखें, हम अगर आप हमें इजाज़त नहीं देंगे तो हम किधर जाएंगे? हमें आखिरकार अपने डाइन इन की जगहें हमने जो बंद की हुई हैं 18 महीने से, मेजॉरिटी लोग जो रेंट पे कर रहे हैं वो तो अब कहते हैं कि यार अब आगे तो हमारे अंदर नहीं है इतनी इस्तेताअत कि हम अपना रेंट पे कर सकें। तो आप हमें SOPs के साथ जो है वो डाइन इन खोलने की भी इजाज़त दें। देखें, पूरी दुनिया में खुलता जा रहा है। आप हम सबको ज़हनी तौर पे अब एक चीज़ से तैयार होना पड़ेगा कि हमें कोरोना के साथ जीना है, और कोरोना के साथ जीने के लिए हमें उसकी जो SOPs है, मिसाल के तौर पे जिसके पास 50 आदमी के बैठाने की जगह है उसको आप 50% पर बाउंड कर दें, उससे अंडरटेकन ले लें। हमने ये बात कमिश्नर कराची को बोली है कि अगर आप जिन रेस्टोरेंट्स पे 100 की डाइनिंग है आप उसको 50 पर ले आएँ, आप उसको अंडरटेकन ले लें। अगर वो उससे एक्सीड करे और बाहर वहाँ पर सारे उसकी SOPs लिखी हुई हों, और अगर वो उससे एक्सीड करे आप उसको सील करें, ऐपरा आपके साथ खड़ी है उस पर। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इसको अब चाहिए कि वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, और जैसे मिनिस्टर साहिबान हमसे वादे करते हैं तो उनका थोड़ा सा हाथ बटाए, उनको बताए कि जी हमने ये काम शुरू कर दिया है, ताकि उनको भी पता चले कि भाई हाँ जी जो कमिटमेंट हो रहे हैं वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। मुझे तब ये बताइएगा कि आप ताजिर रोड ट्रेडर्स अलायंस के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। कहा जाता है कि ताजिर रोड पे पार्किंग माफिया का बड़ा कब्जा है, और आप लोग कहते हो कि नहीं पार्किंग नहीं है, शाम 5 बजे के बाद वहाँ पार्किंग माफिया कब्जा है, तो इस बारे में क्या कहोगे? दरअसल ये बात देखिए, आप सही कह रहे हैं, वहाँ पार्किंग माफिया है, और वहाँ नहीं बल्कि पूरे कराची में पार्किंग माफिया है। क्योंकि हमारा कराची को अगर हम जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो ओल्ड सिटी के हिसाब से जो नई जगहें भी बनाई गई हैं तो हर आदमी ने जगह घेरने की कोशिश की है। जब कस्टमर आता है हर आदमी के पास गाड़ी, आप 1974 वाले कराची के अंदर चले जाएं तो आपको बड़ा खुला ठुल्ला नज़र आएगा सारा। और आज के कराची को आप देखें तो मैं ये समझता हूँ पॉल्यूटेड है, दरख्त नहीं है, बहुत गर्म हो जाता है गर्मी के अंदर, बारिश होती है कीचड़ से भर जाता है, गटर खुले हुए हैं। आपको मालूम है कितने बच्चे रोज़ाना मैन होल में गिर के मर जाते हैं। यानी हमारा जो बल्दिया का निज़ाम है वो बैठ गया है, कोलैप्स हो गया है। हमारे यहाँ पीने के पानी में गटर के पानी की कंटामिनेशन है। आपको मालूम है कोरोना में इतने आदमी नहीं मरे जितना हेपेटाइटिस A में, E में और C में मरे। क्यों? वो गंदे पानी की वजह से होता है। 1.5 लाख आदमी सालाना पाकिस्तान के अंदर मरता है हेपेटाइटिस से।
और तकरीबन 2.25 लाख ट्यूबरक्लोसिस से मरता है, जो क्यूरेबल डिजीज है, जिसका इलाज हो सकता है। आपको मालूम है कुत्ते के कांटे से 10,000 आदमी मरता है, और हमारे यहाँ कुत्तों को नहीं मारा जाता है और ना ही उसकी वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या मजाक है कोई? मिर्जा साहब, जगह तो पे आप अच्छी बातें कर रहे हैं और आपने खुद तस्लीम कर लिया कि तारिक रोड पर जो है वो पार्किंग माफिया का कब्जा है। चलते में एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस फिर हम अनस से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी मुजाहिद साहब से बात का सिलसिला जारी था, और मैंने यही बताया कि कुछ तजारती हवाले से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना तो है, क्योंकि जो कोरोना वायरस की वबा आई है इससे कई लोग बेरोज़गार हुए, कई लोग इस दुनिया से जा भी चुके हैं, मगर ये कोरोना ख़त्म होके नहीं दे रहा है। अनस की तरफ चलते हैं और अनस से एक बार फिर पूछते हैं कि अनस ये बताइएगा कि हाल ही में एक रेस्टोरेंट कराची रेस्टोरेंट स्टेशन का क़याम हुआ है, और उनके भी मुतालबात यही रहे हैं कि मतलब औकात में ये, मगर क्या वजह है कि आपकी और उनकी कुछ सुना है कि बनती नहीं है आपस में? वी आर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन, और हम DGTO से रजिस्टर्ड हैं, और हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। और वो भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, हम भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, और हम लोगों का मिशन सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि अपनी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाया जाए। तो मगर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि आप एक दूसरे से इत्तेहाद क्यों नहीं कर रहे हो? सुनने में आ रहा है कि आप लोग नहीं मिलते यार पाकिस्तान वाले। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारे मेंबर्स उनके साथ हैं, उनका हमारे साथ बातचीत चलती रहती है। हमारा मौक़िफ़ हमारा एक ही है। अच्छा अना, तो ये बताइएगा कि फूड स्ट्रीट जो है, यानी फूड जो मिनिस्ट्रीज है, सुनने में आया कि वो आप लोगों के साथ कोई ताउन नहीं कर रहे, जो उम्मन कहा जाता है, और आप लोग उनसे ताउन का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है, क्यों चकलस नजर आ रही है आपस में? सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो लोग जो है ना उस वक्त से थोड़ा सा हुकूमतों से मिलना मिलाने के लिए शुरू हुए हैं, वरना उससे पहले तो हर आदमी जो है ना वो सिर्फ अपनी कारोबार में ही लगा रहता था, और एसोसिएशन लेवल के ऊपर जो है इनसे बात कर ली जाती थी। और जहाँ तक आपने ये फूड इंडस्ट्री या फूड मिनिस्टर साहब की बात करी, देखिए जब ये कोविड स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त से हमें सिर्फ 3 लोगों ने जो है वो अकोमोडेट किया है, उसमें नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब ने। जो फूड मिनिस्टर हैं हरी राम साहब, उनसे तो आज तक हमारी कोई मुलाकात भी नहीं हुई। तो इन 3 मिनिस्टर से मुलाकात हो रही तो उनसे क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? मेरे ख्याल में इस वक्त कराची के डायनेमिक्स जितने बेहतर तरीके से ये तीनों हजरात जानते हैं, वो शायद हरी राम साहब को नहीं पता इतना। तो मिनिस्टर हैं, तो भाई वजीर हैं, तो उनको नहीं पता होगा? उनको पता सर होना चाहिए, लेकिन अब नहीं पता तो मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। पिछले दिनों पता चला था कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। तो वो भी तो कोई कोरोना में नहीं थे? इस बारे में मेरे में नहीं है। अच्छा अनस, ये भी बात कही जा रही है कि कुछ महंगाई, जिसमें आपका जो रेस्टोरेंट का कारोबार, उसमें जो गोश्त भी है, मटर भी है, चावल भी है, मतलब दीगर जो सब्जियाँ हैं, तो उसकी वजह से, उस महंगाई की वजह से भी आपको कोई नुकसान पहुँचा? सर हद से ज़्यादा हमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान कोरोना के बाद पहुँचा है वो पहुँचा है चिकन से। जो चिकन के रेट आपको पता है पिछले दिनों 500 रुपये प्लस पर गोश्त चला गया था, जो आम आदमी की भी पहुंच से दूर हो गया था। इस वक्त जो लोअर मिडिल क्लास है सर, वो तो मटन तो वो सोच ही नहीं सकती। वो जो है महीने में एक दफ़ा जो है बेचारों के घर में बीफ बन जाता है, बाकी वो सारा इन्हिसार जो है इस चिकन के ऊपर करते थे। लेकिन पिछले दिनों चिकन ने भी इन चीज़ों के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा।
आप जितना ये रॉ मटेरियल की वजह से जो रेट हमारे रिवाइज कितना आदमी करेगा, मतलब एक हर चीज़ की लिमिट होती है, यहाँ तो लिमिट हर चीज़ की क्रॉस कर चुकी है। सब्जियां भी तो महंगी हो चुकी हैं सर सब्जियों की वजह सब्जी, से चाल, या ऑयल जो आजकल आप ऑयल देखें, पहले ऑयल जो है वो 1600 रुपये का जो है वो एक उसका वो बॉक्स आता था, आज वही जो कंटेनर उसका ऑयल का है वो 4800 और 5000 रुपये तक पहुंच गया। तो आप जिस चीज़ को पकड़ते हैं, जो खान साहब कहते हैं कि मैंने इसके पीछे जाना है, वही सबसे पहले जो है ना महंगी हो जाती है। तो वो नोटिस ना लें इन चीज़ों पे, मेरे ख्याल में वो बेहतर चलती रहेंगी। तो आप क्या समझते हो कि जो बजट आया है तो इस बजट से आप मुतमईन नहीं है? सर ये तो आवाम दोस्त बजट तो नाम का है ना, कि जी हमने आवाम दोस्त बजट बनाया, इसमें क्या आप बताइए ना, हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को क्या इसमें रिलीफ मिला है? तो आपके पास जो मुलाजिम हैं, कहा जाता है कि 17,500 की उनकी तनख्वाह थी, 25 कर दी जाए, तो क्या आपने इस पर इम्प्लीमेंट किया? सर हमने बिल्कुल हमने सबसे पहले तो सर एक काम किया है, और वो ये किया है कि हमारे बहुत से रेस्टोरेंट के दोस्तों ने अपने जो स्टाफ है उसको बेरोज़गार होने नहीं दिया। इन्वेस्टर ले लिए, लोगों से पैसे उधार ले लिए कि ये जो आपका स्टाफ है, क्योंकि हमारे अच्छे वक्तों में ये हमारे साथ था, तो आज हम पे अगर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है तो हमें इनको अकोमोडेट करना चाहिए। हमने उसकी वजह से उनको अकोमोडेट किया है। मुझे तब ये बताइएगा, चलें हम आपकी तरफ आते हैं, तो बड़ी अच्छी बातें कर दी। ये बताइए, आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक कमेटी में और उसके वाइस चेयरमैन, उस कमेटी का काम क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएं हमको। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा अदारा है जहाँ पर तमाम लोग जो हैं अपने मसाइल को लेके आते हैं और उनकी मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनी होती हैं। आप फ़र्ज़ करें जैसे मैं इम्पोर्ट एंड एंटी स्मगलिंग के अंदर हूँ, तो इम्पोर्ट के जो मसाइल हैं या और दूसरे हैं, तो उस हवाले से हम उनके मसाइल हल करते हैं कि कोई उनको परेशान तो नहीं कर रहा है, क्या उनके मसले हैं। तो फिर वहाँ से फिर उनको लेटर लिखे जाते हैं कि भाई इन साहब का ये मसला है, ये लीगल है, इनको क्यों परेशान किया जा रहा है। तो इस तरीके के सारे काम चैम्बर अपना, एक तरीके से चैम्बर को आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम ताजरों का माई बाप है। अगर कोई मसला कहीं हल नहीं होगा तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हल होगा। और जहाँ पर लोगों के दुकानें, मॉल रमज़ानों में सील हो रहे थे, लोगों को जहनी अजियत में मुब्तला किया हुआ था, तो वहाँ चैम्बर सुकून से नहीं बैठा हुआ था। चैम्बर मुसलसल इन टच में था और कमिश्नर लेवल के ऊपर लोगों से कन्वर्सेशन, कमिश्नर साहब से कन्वर्सेशन हो रही थी कि इस आइन को परेशान नहीं किया जाए, इनको छोड़ा जाए। अब एक आदमी की गलती अगर एक मार्केट के अंदर हो रही हो, पूरी मार्केट आपने सील कर दी, तो बाकी लोगों का क्या कसूर था। और फिर आप उनको फ़ोन करके कहना है भाई आप लोग इतने पैसे दें, पर हेड इतने दे दें, तो ये तरीक़ाकार गलत है। देखें, एक रमज़ान का महीना ऐसा होता है जिसमें लोग कमाने के लिए बैठते हैं, लोगों को देना दिलाना होता है, किसी के बच्चों की शादियाँ होती हैं, लोग ज़कात निकालते हैं, बहुत सारे अदारे चलते हैं। आप कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देखें, यहाँ पर जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़कों पे 3-3 फीट गहरे गड्ढे हैं, आप पराडों से गुजर जाते हैं। मैं कहता हूँ कराची के कितनी पार्टी के लोग हैं जो कराची की गलियों में आके सर्वे करते हैं कि कराची के अंदर कितनी मजबूरी है, कितनी बीमारी है, कितनी बेकसी है, कितने जराइम पल रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, किसी को कुछ नहीं पता है। कितने जुए के अड्डे चल रहे हैं, कितने वाइन शॉप चल रहा है, कितने मसाज सेंटर चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। सब बुरे काम खुले हुए हैं, अच्छे कामों के वो जनाब बंद कर दिया है आपने। अच्छा अनस, ये बताइएगा कि आपने रेस्टोरेंट की बात हो रही है, अब शादी हाल जो 21 तारीख तक खुलने थे उनको मस्जिद को भी आगे टाइम दिया जा रहा है। अगर हुकूमत सिंध ने टाइम आगे बढ़ाया तो फिर आप लोग क्या मतलब लाएमल होगा? सर फिर तो हमें माजरत के साथ रोड पे आना पड़ेगा अगर ये शादी हॉल वालों का मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी में आ गए, क्योंकि अरबों रुपए की जगहें हैं शारे फैसल रोड पे, लाखों रुपए महीने के किराए हैं। अगर वो जगह छोड़ता है तो उसके जो डिपॉजिट के पैसे हैं वो फॉरफिट हो गए, लेबर उसके सर पे खड़ी है, उसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, वो सब उसकी ज़ीरो हो गई। तो मेरे ख़्याल में मैं आपके तवस्सुस से मुतालबा करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को, जैसे NCOC ने फ़ैसला किया है उसके मुताबिक 150-200 लोगों के
गैदरिंग से आप ये इसको स्टार्ट करें, SOPs के साथ इसको स्टार्ट करें ताकि लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। हालांकि एक ताजिर एक्शन कमेटी बनी थी और उसके अंदर ये फैसला किया गया था शादी हालों को का टाइम जो 2 हफ्ते का दिया गया था, और अब वो एक्शन कमेटी भी आप लोगों के साथ है। वो कहती है अगर ये टाइम 21 तारीख तक है तो 21 के बाद हम शादी हाल खोल देंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई हुकूमत की तरफ से कोई लॉलीपॉप मिला उसके बाद आप बंद कर दो? मेरी इत्तला के मुताबिक जो रिजवान इरफान साहब हैं उनकी कोई सिंध गवर्नमेंट के किसी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से बात हुई है और कल का कोई वक्त तय हुआ है कि उनके साथ मीटिंग का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ मामलात हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताऊं, मुझे मैं एक सवाल जी बताऊं। बिल्कुल। मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बात कहना यह था कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। कितने रेस्टोरेंट ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो बाहर के फ्रेंचाइज हैं, बाहर से लोग सरमाया कैपिटल ला के उन्होंने जगहें किराए पे ली हुई हैं और वो आप लोगों ने रेस्टोरेंट बंद कर रखे हैं। तो नया कैपिटल कैसे आएगा, नया लोग कैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे जब इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे आप उस जगह के ऊपर? आप मेरी बात समझें, ये भी तो फॉरेन रेमिटेंस ही आ रहा है ना आपके पास कि एक आदमी बाहर की फ्रेंचाइज ला रहा है, बाहर का बिजनेस पाकिस्तान में ला रहा है। अब जितने ब्रांड्स हैं बाहर के आप देख लें उनको, जो फूड चेन्स हैं। अब अगर वहाँ पर इतने दिन तक देखिए कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस लॉकडाउन के लिए नहीं बना, लॉकडाउन के लिए कोई बिजनेस नहीं बना है। आप अगर आप ताजरों को इस जगह के ऊपर लेके आएंगे कि बिल्कुल बंद कर दो, तो वो इस जगह के ऊपर आ गया है कि उसकी अगर 10 दुकानें थी उसने 7 छोड़ दी, 3 रह गई। अब 7 पे कितने आदमी काम करते थे उसके अंदर, उसमें मटेरियल, छोटे कारखाने, काटेज इंडस्ट्री सब वाइप ऑफ हो गए। यानी अगर हम बिठा तो रहे हैं इस टाइटैनिक को बड़ी ताकत से, लेकिन जब उठाएंगे ना तो ये उठ नहीं पाएगा। अच्छा, आने से 12 बजते ही आपके रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द जो है वो पुलिस के पहरे शुरू हो जाते हैं, मतलब पूरे कराची में। तो ऐसा कभी सुनने में आया कि आप लोग 12 बजे से मज़ीद टाइम मांग रहे हो कि हमें अपने 12 बजे का जो टाइम है हमें आधा या 1 घंटा दिया जाए ताकि हम अपना रेस्टोरेंट बंद करते करते हमारा वक्त है। तो इस पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो सर इस पर गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और इसके ऊपर फाइन्स भी पड़ रहे हैं और मुसलसल पड़ रहे हैं। ये शिकायत हमने कमिश्नर साहब तक पहुँचाई है। उन्होंने लास्ट वीक हमें ये एश्योरेंस दी थी कि हम आपको इंशाल्लाह 21 से रिलीफ की तरफ ले जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। और कल भी कमिश्नर साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा होप फॉर द बेस्ट। तो कमिश्नर साहब आपसे सिर्फ वादे कर रहे हैं, क्या उन्हें आगे तो कोई इशारा नहीं मिला? मेरे ख्याल में उनको कोई इशारा नहीं मिल रहा होगा जब भी वो इस तरह इसको टाल मटोली कर तो रहे हैं। आप तो सिंध हुकूमत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब की, सईद गनी साहब की, नासिर हुसैन शाह साहब की, और सिंध गवर्नमेंट में तो वही लोग बैठे हैं। तो वो तो फिर इशारा मिलना चाहिए ना कमिश्नर कराची को। सर बस मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हमसे भी वादे किए जा रहे हैं, हम उन वादों की उसमें बैठे हुए। अच्छा, मुझे तब ये बताएंगे चलते चलते हम ये बताएं कि अब आपने सफाई सुथराई, आपने कराची के स्ट्रक्चर की बात की, बजट आ गया, तालीम का बजट भी दे दिया गया है। तो क्या समझते हैं कि हमारी जो तालीम का सूबाई हुकूमत ने जो बजट दिया है और जबकि ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इससे तालीम पर कितना फ़र्क पड़ा होगा? मैं समझता हूँ कि ये पूरे जितने भी बच्चे हैं ये बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने अभी, मैं इस्लामाबाद में था 1 हफ्ते पहले, यालाबारी के साथ बारिश हुई और मैं 3 घंटे बारिश, और सुबह में उठा 1 कतरा पानी का नहीं था। वो सड़कें भी किसी आदमी ने बनाई होंगी, किसी ठेकेदार ने, और कराची की सड़कें भी किसी आदमी ने बनाई हैं। कराची के अंदर अगर इतनी बारिश होती तो 1 महीने तक पानी निकालने वाले नहीं आते, मच्छर पैदा होते, लोगों को डेंगू होता, डायरिया होता, टाइफाइड होता, और कंटामिनेशन वाला पानी पीने को मिलता लोगों। अच्छा, आने से चलते चलते आप भी कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? बस एक ही पैगाम देंगे सर, हमारे ऊपर हमें जीने दें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को खोलें और इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें। हमारे साथ मुजाहिदुद्दीन साहब मौजूद थे और इनका ताल्लुक़ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के सीनियर वाइस चेयरमैन है, और इनके साथ हमारे साथ जो दूसरे मेहमान थे अनस जफ़र साहब सुलझा, कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन। इनकी ज़बरदस्त बात है क्योंकि तीन हुकूमत कोई करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं, और जब करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करने वालों को किसी किस्म की सहूलियात ना मिले
तो ये समझा जाता है कि हुकूमत इनके साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक कर रही है। और यकीनी तौर पर जब इनके साथ अगर ताउन किया जाएगा तो मुल्क की मायशत चलाने वाले ही हैं। और जब ताजिर हो या सनतकार हो या बिजनेसमैन हो, उन्हीं के तवज्जुह से मुल्क में सरमाया आता है और मुल्क आगे चल के तरक्की करता है। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।